हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं पुनीत शर्मा आपका स्वागत करता हूँ सिंह लॉ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिस पे हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ क्राइम 2। मतलब हमने पहले वाले पार्ट में अभी आधे बीएनएस और आईपीसी का कंपैरिजन करा। अब हम आज के लेक्चर सीरीज से हम लोग जो शुरू करने वाले हैं उसमें हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ बीएनएस और आईपीसी का कंपैरिजन। हम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे इसके अंदर। 18 से 19 लेक्चर्स की सीरीज होगी ये। वो सारे लेक्चर्स कवर होंगे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आएंगे, जो आपके एआईबी के एग्जाम में आएंगे और जो आपके दूसरे एलएम एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं। ये सारे टॉपिक्स वही हैं जो आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कि बीएनएस और आईपीसी में क्या फर्क है, क्या सेक्शन नंबर इसे चेंज है, क्या चेंजेस आए हैं, कैसे आए हैं, वो सब हमने इसमें नोट करना है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। एक आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या फर्क होता है। आपको याद होगा कि आईपीसी में जो कल्पेबल होमिसाइड है 299 और सेक्शन 300 है मर्डर। अब इन दोनों में फर्क क्या है। अगर आप बात करो बीएनएस की तो मेन जो स्ट्रक्चर है सेक्शन का वो सेम ही है, सिर्फ नंबरिंग थोड़ी बहुत चेंज हुई है। एज सच कोर प्रिंसिपल में कोई फर्क नहीं आया कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर बनने में। तो हम सेक्शन शुरू करें, एल से शुरू करें, उससे पहले हम कुछ आपको ब्रीफ समझा दूं सेक्शन का। देखो, एक चीज याद रखना, कल्पेबल होमिसाइड जो है वो जीनस है। मतलब हर डेथ, अगर किसी आपके एक्ट से किसी की डेथ हुई है तो आप पे कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। कहते हैं पहली सीडी वो कल्पेबल होमिसाइड है। ठीक है, जीनस है, ब्रॉडर टर्म है। मर्डर जो है वो एक स्पीसीज है, मतलब इसका एक पार्ट है। हर एक्ट कल्पेबल होमिसाइड है, लेकिन उसको मर्डर बनने में कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो गई तो आपका एक्ट मर्डर है, अदरवाइज वो मर्डर नहीं है। ठीक है, ये चीज आप देखिए, तो इसको आप समझ सकते हैं, ये है जीनस, हर चीज कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन मर्डर स्पीसीज है। मतलब एक एक्ट मर्डर जब ही होगा अगर कुछ और एडिशनल एलिमेंट आप फुलफिल करोगे, जब ही वो मर्डर बन पाएगा। ये चीज याद रखना हमेशा। कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर बनने के लिए अगर चाहते हो मर्डर की पनिशमेंट मिले, क्योंकि मर्डर की पनिशमेंट ज्यादा होती है, बस यही सबसे ज्यादा फर्क है। मर्डर की पनिशमेंट मिले तो आप एक चीज चाहोगे कि कुछ एडिशनल चीजें आपको सेक्शन के हिसाब से प्रूव करनी पड़ेंगी। जैसे आपने देखो 300 फर्स्टली, सेकेंडली, थर्ड और फोर्थली, इट मींस वो कुछ एडिशनल एलिमेंट्स हैं, वो आप प्रूव करोगे तो आपका एक्ट मर्डर बनेगा। पहली चीज ये याद रखिएगा। दूसरी चीज आप ये याद रखना कि देखिए, सेक्शन 299 को मैं 3 पार्ट में बांट सकता हूं। इसके 3 पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट है इंटेंशन टू कॉज डेथ वाला। ठीक, दूसरा है इंटेंशन टू कॉज bodily injury that is likely to cause death। फिर है knowledge to cause bodily injury that is likely to cause death। तो मैं इनको, ये जो 3 स्टेटमेंट है, सेक्शन 299 पढ़ते हो आप हमेशा आईपीसी का, वो जो एक सिंगल स्टेटमेंट लगती है ना, उसको आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो। इसको आप कहोगे पार्ट 1,
इसको आप कहोगे पार्ट 2 और इसको आप कहोगे पार्ट 3। ठीक है, पहला है इंटेंशन टू कॉज डेथ, दूसरा है इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, और तीसरा है इंटेंशन टू नॉलेज टू कॉज बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा, एक्टस रियस। 299 का एक्टस रियस क्या है? डेथ, मरना। अगर डेथ नहीं होगी तो 299 नहीं लगेगा। 299 पिक्चर में जब भी आएगा जब किसी की डेथ होगी। सेकंड चीज मेंसरिया। 299 में मेंसरिया डिफरेंट है, इंटेंशन भी हो सकता है और नॉलेज भी हो सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब हम समझते हैं इनको, इन तीनों का मतलब क्या है। अब देखो, बहुत सिंपल वर्ड से बताता हूं। किसी को मारने के 2 तरीके हैं। या तो पहला तरीका मारने का यह है कि आप किसी को मारो इस तरीके से कि उसके शरीर पे बॉडली इंजरी के निशान दिखे। दूसरा, बिना बॉडली इंजरी के निशान दिखे मारना, जैसे डुबा के मार दिया तो शरीर पे इंजरी के निशान नहीं होंगे। आपने कोई ऐसा क्या कहते हैं हार्ट अटैक करवा दिया, ऐसी मेडिसिन इंजेक्शन लगा जिससे हार्ट अटैक आया, मर गया। ठीक है, सफोकेशन से मारना, पिलो रख दिया डुबा के मारना, हार्ट अटैक से मरवा देना। ठीक है, पॉइजन दे देना, जहर। शरीर पे तो बॉडली इंजरी के निशान नहीं है ना। तो एक तरीका होगा मारने का जिसमें शरीर पे बॉडली इंजरी के निशान होंगे, दूसरा होगा नहीं होंगे। अगर देखो, अगर बंदा मरा है इस तरीके से कि उसके शरीर पे बॉडली इंजरी के निशान हैं, जैसे गन शॉट इंजरी, चाकू से मारना, हैमर से मारना, लोहे से मारना, लकड़ी की रॉड से लकड़ी से मारना। ठीक है, तो बॉडली इंजरी से अगर मरा है तो सबसे पहला टेस्ट क्या होगा, ये जब भी कोई इंसान बॉडली इंजरी से मरता है, टेस्ट क्या होता है? 3 टेस्ट होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा 299 के किस पार्ट में मेरा सेक्शन गिरता है? जज को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक एक टेस्ट लगाना है। सबसे पहला टेस्ट होगा पार्ट 1 का। पार्ट 1 का टेस्ट क्या होता है, ध्यान से समझिए। पार्ट 1 कहता है इंटेंशन टू कॉज डेथ। इंटेंशन किसकी है? डेथ करने की। तो इट मींस क्या वो इंजरी बॉडी के वाइटल पार्ट पे है, और क्या ऐसे पार्ट्स पे है कि अगर वो जिसको किसी भी इंसान के आप उस पार्ट पे गोली मारोगे मरेगा ही मरेगा। जैसे फोरहेड पे मारना, हार्ट को निशान लेके मारना, ठीक है, या किसी को छठे माले से गिर देना, तो 99 प्रोबेबिलिटी है मरेगा ही मरेगा। तो उसको आप कहते हो इंटेंशन टू कॉज डेथ। अगर ऐसा है, वाइट लोहे की रॉड से सिर पे ही मारना, ठीक है, सिर पे ही मारना, ठीक है, चक्कू लिया और यहां गाड़ दिया, तो क्या इस एक्ट से सीधा इंटेंशन डेथ करने की दिख रही है? आंसर है यस। तो अगर ऐसा केस है कि गनशॉट इंजरी यहां पे है या लोहे की रॉड सीधा सिर पे मारना, तो आप कह सकते हो इंटेंशन टू कॉज डेथ है, मतलब मारने की ही इंटेंशन है। तो फिर आपका केस गया 299 के पार्ट 1 में। लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं है, गन शॉट इंजरी पेट पे हुई थी और एक्सेसिव ब्लीडिंग से बंदा मर गया, ठीक है, ये लकड़ी की रॉड से लकड़ी से मारा था सिर पे और खून निकलने से बंदा मर गया, या लकड़ी की उससे जो है लाठियों से हाथ पैर बहुत मारा, इतना मारा पूरे शरीर में कि ब्लीडिंग हुई, बंदा मर गया। तो ये इंटेंशन टू कॉज डेथ का केस तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंटेंशन सीधा डेथ करने की नहीं है। अगर सीधा डेथ करने की होती तो जो आप सीधा यहीं किसी वाइटल पार्ट पे मारते ना, आपने वाइटल पार्ट पे नहीं मारा, इट मींस आपकी सीधा इंटेंशन डेथ की नहीं थी। फिर आपका टेस्ट होगा पार्ट 2 का। क्या मेरा केस पार्ट 2 में फॉलो होगा? पार्ट 2 में क्या है? इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी। यहां पे कोर्ट में सिर्फ क्या साबित करना है? कोर्ट में सिर्फ बॉडली इंजरी साबित करनी है कि सर ये जो इसके शरीर पे घाव के निशान है ना विक्टिम के, ये इसने दिए हैं। आपने इंटेंशन बॉडली इंजरी की प्रूफ करनी है, और लाइकली टू कॉज डेथ ये आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसको लिख के देगी कि क्या डेथ करने की इंजरी लाइकली है या नहीं है।
तो मींस पार्ट 2 में केस गिरवाने के लिए आपको कोर्ट में दो चीज प्रूव करनी है। पहला इंटेंशन डेथ की और इंटेंशन बॉडीली इंजरी, ये आपने कोर्ट में खुद प्रूव करना है एज अ पीपी, ठीक है, कि बॉडीली इंजरी इसी ने करी है। बस आपने बॉडीली इंजरी की इंटेंशन दिखानी है। बाकी डेथ कर हो सकती है नहीं हो सकती वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी, वो आपको नहीं बताना, ठीक है। तो आपका केस गिर गया पार्ट 2 में। अगर बाई चांस पार्ट 2 में नहीं गिर पा रहा, ये नहीं प्रूव हो रहा कि क्या कहते हैं ये जो बॉडीली इंजरीज हैं ये इस एक्यूज ने करी है और जानबूझ के करी, इंटेंशन मीन जानबूझ के, ये नहीं प्रूव हो पा रहा, तो फिर आपका टेस्ट होगा पार्ट 3 का। पार्ट 3 नॉलेज टू कॉज बॉडीली इंजरी। अब देखो मैंने आपको बताया था कि नॉलेज एक ऐसी चीज है कोर्ट ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कर लेता है, उसको प्रूफ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको अलग से नॉलेज प्रूव नहीं करनी, नॉलेज कोर्ट ऑलवेज प्रिज्यूम करता है। तो इतना माने चलता है कोर्ट कि आपको अपने एक्ट की नॉलेज होगी कि आपके एक्ट से एक सामने वाले को चोट पहुंच सकती है। तो नॉलेज टू कॉज बॉडीली इंजरी कोर्ट ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कर लेगा कि बॉडीली इंजरी की आपको नॉलेज होगी। ऑब्वियस है किसी को आपने 3rd फ्लोर से गिराया, ठीक है, तो इतना आपको नॉलेज आपके दिमाग में होगी इसको चोट लग सकती है। लाइकली टू कॉज डेथ वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही है, ठीक है। तो इंटेंशन अगर कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाती तो नॉलेज में केस ऑटोमेटिकली गिरेगा, कुछ और अलग से प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। कोर्ट सेल्फ रिज्यूम भी कर ले कि नॉलेज तो होगा ही होगा, तो पार्ट 3 में आपका केस गिरेगा। तो ऐसे आपका कोर्ट में तीनों पार्ट का एनालिसिस होता है। सबसे पहले कोशिश होती है कि आपका केस पार्ट 1 में जाए, अगर पार्ट 1 में नहीं गया तो पार्ट 2, अगर पार्ट 2 नहीं तो पार्ट 3 में जाएगा ही जाएगा। ये कब होगा? अगर आप किसी को बॉडीली इंजरी से मारते हो। अगर किसी को आपने मारा है सफोकेशन, हार्ट अटैक या अस्थमा की दवाई थी उसकी दवाई नहीं पहुंचाई से वो बंदा मर गया, ठीक है, बिना बॉडीली इंजरी के मारा है, तो कोर्ट में क्या टेस्ट होता है? फिर कोर्ट में क्या टेस्ट होगा? अगर आप किसी को विदाउट बॉडीली इंजरी मारते हो, किसी को बिना बॉडीली इंजरी के मारते हो, तो कोर्ट में 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट 1 का कि क्या आपका एक्ट ऐसा है, क्या वो पॉइजन इस क्वालिटी का था कि अगर वो किसी को भी करा जाए, किसी को भी दिया जाए, वो मरेगा ही मरेगा। अगर आंसर यस तो पार्ट 1 में केस जाएगा। अगर पार्ट 1 में नहीं गिर पाया, पॉइजन इस क्वालिटी का नहीं था, तो पार्ट 3 कोर्ट ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कर लेगा, तो पार्ट 3 में नॉलेज में केस चला जाएगा। पार्ट 2 विदाउट बॉडीली इंजरी केसेस में नहीं लगता, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको समझाया पार्ट 1 पार्ट 2 बेसिकली एक स्टेटमेंट है, इसको आप अलग अलग करोगे तो 3 हिस्से निकलेंगे। इसको आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में बांट सकते हो। पहला इंटेंशन टू कॉज डेथ, दूसरा इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी और तीसरा नॉलेज दैट एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। अब आ जाइए, अब मैं इसको कंपेयर करता हूं आपके 300। देखो मैं ये आपको समझा रहा हूं, चाहूं तो पीपीटी के थ्रू भी पूरा समझा सकता हूं, लेकिन मैं आपको जिस अप्रोच से समझा रहा हूं फिर आप वो सेक्शन उस तरीके से नहीं समझ पाओगे। और बस ये सबसे कंफ्यूजिंग है, सारे लॉ स्टूडेंट्स को जिंदगी में समझ नहीं आता कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में फर्क क्या होता है और कब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर बन जाता है। अपन को डिफरेंस ही समझ नहीं आता है। तो मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं कि दोनों में फर्क क्या है और कैसे कौन सा लेवल कहां मैच होता है। अब आप समझिए सेक्शन 300 को देखना, जो आपका मर्डर था। 300 फर्स्ट लिए, फिर 300 सेकेंडली है, 300 थर्डली है, 300 फोर्थली है। अब याद रखना 300 फर्स्टली हमेशा मैच करता है 299 के पार्ट 1 से। यहां पे क्या था? इंटेंशन टू कॉज डेथ। 300 फर्स्टली में क्या है? इंटेंशन टू कॉज डेथ। तो अगर आपकी एक्ट ऐसा है कि सीधा मारने की इंटेंशन है तो वो एक्ट ऑटोमेटिकली आपका मर्डर बन जाएगा, कुछ और एडिशनल कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने आपको बताया है कल्पेबल होमोसाइड से मर्डर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ एडिशनल एलिमेंट 300 के प्रूफ करने पड़ेंगे, लेकिन
299 फर्स्ट के अंदर अगर आपका केस गिरा है तो ऑटोमेटिकली 300 फर्स्ट में केस आ जाए, कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो एक्ट आपका मर्डर माना जाएगा। अब आ जाइए, ये दोनों 299 पार्ट 2 से रिलेटेड है। आपने प्रूफ कर दिया नॉलेज, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी प्लस लाइक्लीहुड, ठीक है। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रूफ कर दी और इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, मतलब जो शरीर में बॉडी इंजरी के निशान है वो इसी ने करे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज आई विटनेस से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब ये 300 सेकंड में केस कब गिरेगा? 300 सेकंड कहता है कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम है विक्टिम को, अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम है विक्टिम को और ये बात एक्यूज्ड को पता थी और फिर उसने चोट उसके पेट पे या ऐसी जगह पे करी जहां पे उसको पता था कि इसकी सर्जरी हो चुकी है या यहाँ पे उसको प्रॉब्लम है और फिर बंदा मर गया, तो आपका केस जो है 300 सेकंड में जाएगा। 300 सेकंड में जाने के लिए प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम होनी चाहिए और उस प्रॉब्लम की एक्यूज्ड को अवेयरनेस होनी चाहिए, बस, ठीक है। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम का केस नहीं है और फिर एक्यूज ने नॉन वाइटल पार्ट पे मारा और बंदा मर गया, तो फिर आपका केस जाएगा 303 में। कैसे? सेम चीज आपको एक तो प्रूव करना है इंटेंशन टू बॉडली इंजरी, कोर्ट में एक बॉडली इंजरी प्रूव करनी है और उसके बाद आपने कोर्ट में प्रूव करना है मेडिकल टेस्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 330 के लिए केस जाने के लिए क्या लिखा होना चाहिए? देखो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमेशा 2 वर्ड का इस्तेमाल करती है, एक होता है लाइकली टू कॉज डेथ, दूसरा होता है सफिशिएंट टू कॉज डेथ। लाइकली टू कॉज डेथ अगर लिखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आपका केस है 299 का। अगर 330 के केस जाना है तो पोस्टमार्टम में लिखा होगा सफिशिएंट टू कॉज डेथ। ये फ्रेज पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिख के देगी, बस इतना फर्क है 299 से 330 बनने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सफिशिएंट टू कॉज डेथ लिखा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइकली टू कॉज डेथ। दोनों में लेकिन बॉडली इंजरी आपने करी है, ये एक्यूज ने करी है, प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो 299 का जो थर्ड पार्ट था वो 304 से मैच करता है। अगर आपका केस ये वाला है तो इसको आपको मर्डर बनाना है तो आपको 304 के एसेंशियल्स प्रूव करने पड़ेंगे, इस सब में आपको नहीं घूमना है कोर्ट में। तो पेपर में जब भी आपको सिचुएशन आती है एग्जाम में, सबसे पहले आप ये डिटरमाइन करो कि मेरा केस किस पार्ट में गिर रहा है 299 के। जिस पार्ट में गिरेगा फिर आपने कॉरस्पॉन्डिंग उसी पार्ट के अंदर 300 का एग्जामिनेशन करना है, बाकी पार्ट्स को नहीं देखना। ये ट्रिक होती है, ये स्टेप 1 है और ये फॉर्मूले का स्टेप 2 है, ठीक है। अब आ जाइए आप 304 कब बनेगा? देखो, ये भी नॉलेज है, ये भी नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज को मर्डर बनने के लिए कोर्ट में 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला है आपका एक्ट इमिनेंटली डेंजरस होना चाहिए, जो आपने काम करा है वो बहुत डेंजरस होना चाहिए। उसके बाद इमिनेंटली जैसे मतलब बॉम्ब प्लांट करना, कुएं में फेंक देना लोगों को, ठीक है, इमिनेंटली खतरनाक है। दूसरा, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है उस काम को करने का, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं था कि आपने काम क्यों करा, तो फिर आपका एक्ट बन गया मर्डर। जैसे मैंने कहीं बॉम्ब प्लांट करवाया, फट गया, लोग मर गए। अब ये एक्ट मर्डर में कब आएगा? देखो, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी में नहीं आ सकता, क्योंकि इंटेंशन होने के लिए आपको सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको पता नहीं मुझे इसी को उड़ाना है, ऐसा तो था नहीं। अगर ऐसा है तो फिर इंटेंशन में आ गया, लेकिन ऐसे नॉर्मल भीड़ में जाके आपने कहीं भीड़, सदर बाजार, करोल बाग, आपने चांदनी चौक, किसी इलाके में बॉम्ब प्लांट कर दिया, तो ऑब्वियसली इंटेंशन का केस नहीं, नॉलेज का केस है। तो यहाँ नॉलेज है लोगों की डेथ करना। ये मर्डर कब बन जाएगा? पहली चीज इनहेरेंटली डेंजरस, बॉम्ब प्लांट करना बहुत खतरनाक काम है। दूसरा, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है। देखिए, एक्सक्यूज दोगे, जिहाद के चक्कर में उड़ा दिया, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, तो एक्ट बन गया आपका मर्डर। तो ये मेन चीज है, डिफरेंस है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में। सेम चीज, सिर्फ सेक्शन नंबर अलग है, बीएनएस में रिटेन है। एनालिसिस अभी भी ऐसे ही होगा,
ठीक है, और ऐसे ही हमें चलना है। मोटा मोटा मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या फर्क है। ठीक है, यही फर्क है और ऐसे ही एनालिसिस होता है और पेपर में आपको ऐसे ही प्रूफ करना है। कल्पेबल होमोसाइड, हाँ पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कल्पेबल होमोसाइड मर्डर कब नहीं बनेगा। कल्पेबल होमोसाइड मर्डर कब नहीं बनता, दो सर्कमस्टांस हैं। पहला कि कल्पेबल होमोसाइड था, मर्डर के एसेंशियल प्रूव हो गए, लेकिन मर्डर के सेक्शन 300 के एक्सेप्शंस है 5, उनमें से किसी एक एक्सेप्शन में आपका केस गिर गया तो केस वापस रिवर्ट बैक हो जाएगा कल्पेबल होमोसाइड में। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, कल्पेबल होमोसाइड के एसेंशियल प्रूव हो गए लेकिन मर्डर के एसेंशियल प्रूव, एडिशनल एलिमेंट प्रूव नहीं हो पाए तो केस आपका कल्पेबल होमोसाइड रह गया। तो कल्पेबल होमोसाइड बनने के दो तरीके हैं। कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जिसको हम कहते हैं, वो कैसे बनता है, वो दो तरीकों से बनता है और पेपर में आपको ऐसे दोनों तरीके एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटा एनालिसिस था कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर का डिफरेंस समझाना, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया। अब थोड़ा सा हम स्लाइड्स को देख लेते हैं। ये देखिए, कल्पेबल होमोसाइड 299 हमने समझा, कॉजिंग डेथ विद इंटेंशन और विद नॉलेज दैट एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, कंसिडर्ड लेस सीरियस फ्रॉम होमोसाइड। ठीक है, की एलिमेंट क्या है, डेथ होगा ही होगा, लेकिन या तो डेथ करने की इंटेंशन होगी या नॉलेज होगी। ठीक है, कल्पेबल होमोसाइड डिफरेंट है मर्डर से, मैंने बताया डिग्री ऑफ इंटेंट। मर्डर के लिए आपको कुछ एडिशनल एलिमेंट प्रूव करने पड़ते हैं जो कल्पेबल होमोसाइड में आपने प्रूफ नहीं करने, वो मर्डर बनाने के लिए आपको कुछ प्रूफ करने, एडिशनल एलिमेंट करने पड़ेंगे। अब आ जाइए 300 में आपका मर्डर है, मर्डर ज्यादा सीवियर है, डिफाइंड है 300 के अंदर, कॉजिंग डेथ विद इंटेंशन और नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, कपल्ड विद फैक्टर, जैसे कुछ फैक्टर्स कैसे हैं, प्रीमेडिटेशन, क्रूएलिटी, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि आपकी प्री प्लानिंग होगी तो ऑब्वियसली फिर वो मर्डर, वो प्लान्ड हो गया, तो इट मींस वो मर्डर कैटेगरी में आपका जा सकता है। सेक्शन 300 मैंने बताया 4 डिग्री है। पहली डिग्री है इंटेंशन किलिंग विद मेलाइस, सेकंड है किलिंग विद नॉलेज ऑफ प्रोबेट डेथ, डेथ बाय क्रूएलिटी, फोर्थ है किलिंग ड्यूरिंग फेलिनिसी। फिर की फैक्टर्स क्या है, मर्डर इन्वॉल्व प्रीमेडिटेशन, मेलाइस, एक्सट्रीम रेकलेसनेस। मर्डर में ये सब प्लानिंग्स होती हैं, लेकिन मिटिगेटिंग फैक्टर मतलब एक्ट कब मर्डर से गिर के कल्पेबल होमोसाइड बन जाएगा, अगर वो एक्सेप्शंस मैंने बताया ना प्रूफ कर दोगे, जैसे प्रोवोकेशन है पढ़ेंगे, अगर आप ये सब एक्सेप्शंस प्रूफ कर दो, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशंस, तो फिर आपका एक्ट फिर से नीचे चला जाएगा। मेन डिफरेंस क्या है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में, डिग्री ऑफ इंटेंट में फर्क है। मर्डर में इंटेंट ज्यादा होती है, नॉलेज ज्यादा होती है, मेलाइज ज्यादा होगा, गिल्टी माइंड ज्यादा इन्वॉल्व होगा एज कंपेयर टू कल्पेबल होमोसाइड। मिटिगेटिंग फैक्टर, कल्पेबल होमोसाइड may be mitigated by factors like provocations, actions committed in fit of rage without premeditation। हाँ, मिटिगेटिंग फैक्टर अवेलेबल है, मर्डर कल्पेबल एक्ट मर्डर बना फिर गिर के कल्पेबल होमोसाइड में जा सकता है। सिवियरिटी, मर्डर जो है ज्यादा सीवियर क्राइम है एज कंपेयर टू कल्पेबल होमोसाइड। 302 पनिशमेंट है मर्डर की, 304 पनिशमेंट थी आपकी कल्पेबल होमोसाइड की। रेलिवेंट केस हम इसको भी नेक्स्ट उसमें देखेंगे, के नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। इसके अंदर कोर्ट ने एक्सेप्शन 1 उसका डिफेंस दे दिया, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का। तो एक्ट जो था ना कल्पेबल होमोसाइड से बना मर्डर, मर्डर से फिर एक्सेप्शन करके कन्वर्ट हो गया फिर से कल्पेबल होमोसाइड। ठीक है, यहाँ पे प्रोवोकेशन की वजह से सिंस आपका ना मिटिगेटिंग फैक्टर आ गया, अगर आप प्रोवाइजो में केस अपना घेर दोगे तो केस वापस कल्पेबल होमोसाइड में चला जाएगा और एक्ट जो है कम लायबिलिटी का हो जाएगा। अब आ जाइए दूसरा है स्टेट ऑफ यूपी रामस्वरूप, बहुत फेमस केस है आपका, पेपर में आता है। एक्यूज्ड किल्ड अ पर्सन इन द फिट ऑफ रेज, गुस्से में मारा, लेकिन कोर्ट ने पाया कि जो डेथ हुई है बिना प्रीमेडिटेशन, दो लोगों में लड़ाई हुई, गुस्सा बढ़ा और मार दिया, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं थी, प्रीमेडिटेशन नहीं था। तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने मर्डर उठा के कल्पेबल होमोसाइड पे चार्ज गिरा दिया, क्योंकि एब्सेंस ऑफ प्रीमेडिटेशन, प्री प्लानिंग नहीं थी।
ये आपको बताऊंगा। आपका एक्सेप्शन 4 है कल्पेबल मर्डर के अंदर, जिसमें है कि अगर सडन फाइट होती है, सडन क्रूअल होता है और आपका कोई प्री प्लानिंग नहीं है और आपने क्रूअल मैनर में एक्ट नहीं करा, तो आपका एक्ट जो है मर्डर से कन्वर्ट होके बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड एक्सेप्शन 4। ठीक, फिर क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है? डेफिनेशन BNS aim to clarify the difference between manslaughter and murder by precisely defining provocation and negligence. ठीक, simplified classification. BNS seek to reduce the complexity of murder classification, focusing on the degree of intention and the recklessness. Sentencing, it aim to rehabilitate or restore justice principle into sentencing, considering the mental state of accused. सेंटेंस में हमने बताया है, एक नई तरह की सेंटेंस ऐड हुई, इसमें हमने कम्युनिटी सर्विस ऐड करी है। ठीक है, और हमें पता है यस मर्डर के केस में डेथ हो सकता है, लेकिन डेथ जो हम बहुत रेयरली इस्तेमाल करते हैं। ये जजमेंट है, गाइडलाइंस है, हर जगह हमें डेथ का प्रिंसिपल इस्तेमाल नहीं करना। फिर फॉरेंसिक साइंस, देखो अब बीएनएस को कंपेयर करोगे साथ में रख के बीएनएस के साथ, तो उसमें है कि अगर 7 साल से ज्यादा वाला ऑफेंस है, जैसे स्पेशली आपका मर्डर कल्पेबल होमिसाइड केस है जो 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट वाले हैं, यहाँ पे जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल करना मैंडेटरी कर दिया। इंडिया में बहुत सारी फॉरेंसिक लैब स्टैब्लिश हो रही है। फॉरेंसिक साइंस और कोर्ट में एविडेंस हो सके तो आपको याद होगा बीएसए में जो नया चेंज आया वो ये आया है कि आपने डिजिटल एविडेंस को भी अब प्राइमरी एविडेंस मानना शुरू कर दिया है। तो फॉरेंसिक्स का इस्तेमाल ज्यादा होना शुरू हुआ। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना अब इन्वेस्टिगेशन में बीएनएस में आपने मैंडेटरी करवा दिया है। तो मेन कंक्लूजन ये निकल के चलता है कि आईपीसी और बीएनएस दोनों एक फ्रेमवर्क बताते हैं कि कैसे क्राइम को पनिश करना है, उसके अंडरस्टैंडिंग का, और यही बताते हैं कि इंटेंट, नॉलेज और प्रोवोकेशन का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत सारे केस प्रोवोकेशन गिर के जो है आपका वापस कन्वर्ट हो जाता है कल्पेबल होमिसाइड में। तो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है, तरीके से हमें बताया गया है। ठीक है, जिससे और ये चीज कल्पेबल होमिसाइड में भी थी, आईपीसी में थी, बीएनएस ने उसको रिटेन करा है। एज सच कोई चेंज हमने करने की कोशिश नहीं करी है। ठीक है, बस सेक्शन नंबरिंग चेंज हुई है, डेफिनेशंस भी हमारे सारे सेम हैं। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो हम सारे एक्सेप्शंस कवर करेंगे। एक्सेप्शंस को अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, डिमिनिशिंग फैक्टर, डिमिनिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपका ऑफेंस मर्डर बनाया और मर्डर से फिर कन्वर्ट होकर कल्पेबल होमिसाइड कैसे बनेगा, हम उसको देखेंगे। जब आप ये दोनों वीडियोस देखोगे जब जाके आपका कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर कंप्लीट होगा। तो ये फर्स्ट वीडियो था, आप जाके एक बार पीडीएफ चेक करिए, आप एक बार एमसीक्यूज लगाइए, आपको डिटेलिंग पता चलेगी, केस लॉज मिलेंगे, और एग्जाम में अगर आएगा सिर्फ डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, आपने सिर्फ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के जो एसेंशियल्स हैं उनका क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में करके बताया, आपने ऐसे पेपर में सिंपल वे में एग्जामिन करना है और वो आपको पीडीएफ हेल्प करेगा। लेक्चर अच्छा लगा हो, यू फाउंड देम इंटरेस्टिंग, सिंगल लॉ एकेडमी के दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़िए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।